तो जैसे आपने देखा कि अकबर की राजपूत पॉलिसी आपने पढ़ लिया। अब जो आपका क्वेश्चन बन सकता है वो क्या बन सकता है कि मतलब असर्शन रीजन में बन सकता है या फिर किसमें, यूं कह लीजिए कि आपका अरे मेंस वगैरह में बन सकता है। वो क्या बन सकता है, बेनिफिट्स ऑफ अकबर्स, बेनिफिट्स ऑफ अकबर्स राजपूत पॉलिसी। भाई इतनी बड़ी आपने पॉलिसी बनाई तो उस पॉलिसी का आपको कुछ तो फायदा मिलना चाहिए। जैसे हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़े थे तो मोहम्मद बिन तुगलक के पॉलिसी से क्या मिला था, नुकसान हुआ था। उसकी पॉलिसी से क्या हुआ, दिल्ली साम्राज्य बिखर सा गया, वीक हो गया इकोनॉमिकली भी। तो अकबर ने भी पॉलिसी बनाई किसके अगेंस्ट, राजपूतों के अगेंस्ट। तो इस अकबर की राजपूत पॉलिसी से क्या मुगल अंपायर को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, या क्या हुआ, या कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला। तो उसको देखते हैं। तो लिखिएगा, पहला लिखिए, एंड ऑफ राजपूत एंड ऑफ राजपूत रेजिस्टेंस, एंड ऑफ राजपूत रेजिस्टेंस एंड this ensures the longevity of the Mughal Empire। तो अकबर को कहीं न कहीं इस बात का था अंदाजा कि अगर हम किसी भी तरीके से क्या करते हैं, राजपूतों का रेजिस्टेंस, यानी राजपूत जो हमारे खिलाफ हैं, अगर हमें लंबे समय तक शासन करना है, यहाँ रहना है, तो हमें राजपूतों के रेजिस्टेंस को ख़त्म करना होगा। तो इसलिए राजपूतों का रेजिस्टेंस को उसने जब एंड कर दिया पूरी तरह से, देखा जाए तो सच में है, एक मेवाड़ को छोड़कर कोई भी तो खड़ा नहीं था मुगल शासक के विरुद्ध, यानी अकबर के खिलाफ। तो क्या हुआ, तो इससे मुगल साम्राज्य की लॉन्गिविटी, यानी कि भारत में लंबे समय तक बने रहने की उसकी क्या हो गई, इंश्योरिटी हो गई, कि अब श्योर है कि हम लंबे समय तक यहाँ बने रहें। क्योंकि उनके लिए सबसे बड़े अगर कोई था जो उनको एक तरह से कहिए उनका कंपटीटर बन सकता था, तो वो राजपूत से थे। अगर सारे राजपूत इकट्ठा हो जाते तो मुगल साम्राज्य को यहाँ से हटने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि एक शेर शाह सूरी ने तो पूरे हुमायूं को हटा ही दिया था। और राणा सांगा से बाबर, अगर सारे राजपूत मिलकर रहे तो शायद बाबर हार ही जाता राणा सांगा से। लेकिन खैर वही हुआ जो क्या कहा जाए, अब जो इतिहास में घटा सो घटा। नेक्स्ट लिखिएगा, also Akbar got the support and service of great warriors Rajput community, commander, anchors एक्सेट्रा। तो एक अब सोचिए,
जिनसे सबसे अधिक डर था कि ये हमारे साम्राज्य को ख़त्म कर सकते हैं, अब उन्हीं का क्या मिल रहा है? सपोर्ट मिल रहा है। जिनसे हमें डर था कि हमारे साम्राज्य का अंत कर सकते हैं, वही अब उसके क्या हैं? सपोर्टर हैं, उसकी सर्विस में है। क्या दे रहे हैं? अपने कमांडर, अपने एंकर्स, पूरी कम्युनिटी उन्हीं की सर्विस में लग गई। जिस मुगल्स को डर था राजपूतों से, अब वही मुगल्स को उन राजपूतों की वफादार सर्विस मिल रही है। तो कितना बड़ा पॉजिटिव या कहिए कि बेनिफिट था मुगल्स के लिए। ठीक है, तो मुगल्स की इंडिया में बने रहने की सबसे बड़ी वजह में से एक वजह यह थी कि मुगल्स को राजपूत का सपोर्ट मिल गया। और ये कैसे मिला? ये अकबर की कूटनीति की वजह से मिला। अकबर ने बहुत ही अच्छे तरीके से राजपूत को अपने साथ जोड़ा। थर्ड पॉइंट, थर्ड बेनिफिट क्या मिला? लिखिएगा, देखिए, काउंटर बैलेंस ऑफ मुगल नोबिलिटी, because Akbar was no more dependent only on Muslim नोबल्स। और ये उसने कहाँ से? ओनली ऑन मुस्लिम नोबल्स। तो ये उसको कैसे समझ में आया? ये उसको जब उज़्बेक रिवेलियन हुए तो उसी वक्त ये समझ गया कि मुझे उज़्बेक नोबल्स के सामने या अगेंस्ट में, उनके काउंटर में मुझे अपने सपोर्टर बनाने पड़ेंगे। और कैसे सपोर्टर? जो मेरे लिए फेथफुल हों। और उनमें सबसे अच्छा ऑप्शन कौन थे? राजपूत थे। और राजपूत से इसने क्या किया? दोस्ती भी की और उनको हराया भी। इस तरह से क्या हुआ? जिनके साथ दोस्ती की उनको भी मनसबदार बनाया, जिनको हराया उनको भी मनसबदार बनाया। अकबर ने ये बहुत अच्छा काम किया। जिन राजाओं से दोस्ती किया या मैट्रिमोनियल अलायंस किया, उनको भी अपने यहाँ मनसबदार बनाया। और जिन राजाओं को इसने हराया वॉर में या सप्रेस करने पर या उनको सरेंडर करने पर मजबूर किया, उन राजाओं को भी इसने क्या किया? उन राजाओं के बच्चों को, उनके रिश्तेदारों को अपने यहाँ मनसबदार बना लिया अपने यहाँ। क्यों? क्योंकि वो इसके लिए क्या बन गए? वफादार बन गए। और इसके हमेशा क्या रहे कि आपकी वजह से हमारा साम्राज्य बचा रहा, आपकी वजह से हमें सब कुछ मिल रहा है। तो क्या बने? कर्जदार बना दिया उनको अपना। ऐसा इसने शो किया। तो ये अकबर की बहुत अच्छी सोच थी और कहा जाए तो उसमें अकबर सक्सेस भी हो गया। अकबर ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी इस पॉलिसी को सक्सेस बनाया। और मुस्लिम नोबल्स के खिलाफ एक क्या मिल गई? अकबर को डिपेंडेंट नहीं रहा सिर्फ मुस्लिम्स पर, यानी कि राजपूतों को जब मनसब बनाया, उनको इम्पोर्टेंट पोस्ट दिया, उनको इम्पोर्टेंट काम दिया, तो इससे क्या हुआ? पूरा का पूरा जो मुस्लिम नोबिलिटी, जिसके अकबर को डर था कहीं ये रिवोल्ट कर दे, वो सारी समस्याएं अपने आप एक ही झटके में ख़त्म हो गई। चौथा इससे भी इम्पोर्टेंट है। चौथा क्या है? लिखिए,
support of Rajputs ruler supports of Rajput rulers means the support of entire masses and social base of the Mughals या ऐसे ही लिखिए, सोशल बेस ऑफ द मुगल एम्पायर क्या हो गया, हैड वाइडेंड। यानी कि पहले इनका सोशल बेस क्या था, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम सोशल बेस था। लेकिन जब राजपूत शासक मिले तो राजपूत शासक क्या थे, हिंदू थे। और शासक जब आपका सपोर्टर बना तो उसके अंडर जो मास है, यानी कि जो जिन लोगों पर का वो राजा है, वो लोग भी आपके सपोर्ट में आ गए, उनके साथ वो लोग भी आपसे घुले मिले। तो राजा को अब क्या है, अब एक बहुत बड़े मास के लोग मानना स्वीकार किए। यानी कि अकबर को या मुगल अंपायर को बहुत बड़े मास ने अब क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया समाज ने कि ये हमारे सर्वे सर्वा हैं। मुगल अंपायर को समाज ने एक्सेप्ट कर लिया। दूसरी बात कि यहाँ के लोकल्स की भावनाओं की बात हो, यहाँ के लोकल्स की क्या कहा जाए इच्छा हो, या उनका जो फेथ है, जो रिलीजन में जो विश्वास है अलग अलग चीज़ों में, वो कौन जानता था, वो यहाँ के लोग ही जानेंगे। और राजपूत उसको बाखूबी भली भांति जानते थे। तो उस हिसाब से जो मुगल अंपायर की पॉलिसीज बनने लगी, वो पॉलिसीज भी यहाँ के लोगों के हितों को देखकर बनने लगी। यहाँ के लोगों की सोच और जो मान्यताएं थी उनको देखकर बनने लगी। तो जब राजा या एम्पायर लोगों के हितों की पॉलिसी बनाएगा, जनहित की पॉलिसी बनाएगा, तो लोग अपने आप आपको एक्सेप्ट करने लगेंगे, आपके खिलाफ लोग खड़े नहीं होंगे, आपका एक्सेप्टेंस समाज में बढ़ जाएगा। और वही हुआ कि जब अकबर के दरबार में राजपूत शासक आए तो इन्होंने मुगल अंपायर में को वो सारी मतलब एक तरह की पॉलिसीज में और इम्पोर्टेंट पोस्ट पर आए, सबके बहुत से तो पॉलिसी मेकर बने। तो वो पॉलिसी जो थी वो कैसी थी, वो हिंदुओं की आस्था के अनुरूप पॉलिसी बनी। तो यानी कि हिंदुओं की आस्था के साथ अब कोई मतलब छेड़छाड़ या कहिए कि उनको नुकसान पहुंचाने वाला काम नहीं किया जाने लगा। उसका एग्जाम्पल आप देखोगे कि जैसे पिलग्रिमेज टैक्स यानी कि जो तीर्थ यात्रा टैक्स लगता था वो ख़त्म हो गया, जो जजिया लगता था वो ख़त्म कर दिया जाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब रिलीजियस पॉलिसी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, तो वो सब इसी का नतीजा है। ठीक है। और तो और जो हिंदू वाइफ्स थी, मुगल की जो मुगल लीडर थे, कमांडर थे, यानी खुद अकबर जो था वो अपनी हिंदू वाइफ्स को क्या करता था, अपने हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने की उसने क्या दी, छूट दिया। इससे क्या हुआ, इससे लोगों में उसका एक्सेप्टेंस बढ़ता गया। लोगों ने देखा कि राजा हमारा उदार है, हमारी भावनाओं की कद्र करता है। तो समाज में जो एक्सेप्टेंस था वो बढ़ गया। अभी सिर्फ मुस्लिम समाज, मुस्लिम वर्ग ही अपने अंपायर को यानी मुगल अंपायर को मान रहा है, लेकिन अब हिंदू लोग भी यानी कि हिंदू समाज, हिंदू फेथ को मानने वाले लोग भी मुगल अंपायर को एक्सेप्ट करने लगे। क्यों? इन राजपूत रूलर्स के
उन कोर्ट्स में जाकर जो पॉलिसीज बनाई जाने लगी, और यही नहीं, सिर्फ हिंदू नहीं, हर धर्म के लोग एक्सेप्ट कर लिया, हर धर्म के लोगों ने एक्सेप्ट किया। और उसका नतीजा ये हुआ कि मुग़ल अम्पायर को हर समाज, हर वर्ग के लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, और इसकी वजह से मुग़ल अम्पायर क्या बना, लोगों के एक्सेप्टेंस में आ गया, और इसका जो सोशल बेस था वो बढ़ गया, हर वर्ग में इसका सोशल बेस पहुंच गया। कोई इसके खिलाफ अब खड़ा नहीं होता था, हर किसी ने इसको एक्सेप्ट किया, और इसमें और सुधार करते चला गया अकबर, तो लोगों का और भी अच्छा इसमें फेथ बढ़ता चला गया। और सबसे बड़ी बात कि जब शांति आ गई, एक साम्राज्य के अंदर आ गए, तो ट्रेड भी बढ़ा। तो ट्रेड बढ़ने से क्या हुआ, लोगों की इकोनॉमी भी बढ़ी। जैसे कि अब मान लीजिए ये एक छोटा सा एरिया है, कोई राजपूताना, या मान लीजिए ये अंबर का एरिया है, ठीक, और ये मुग़ल अम्पायर है। अब अंबर का एरिया और मुग़ल्स के बीच में दोस्ती हो जाने की वजह से अब अंबर के व्यापारी यहाँ पर आकर ट्रेड करेंगे, यहाँ के व्यापारी यहाँ जाकर ट्रेड करेंगे, यहाँ के लोग यहाँ भी आकर क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट की तलाश करेंगे, यहाँ के लोग इधर भी जाएंगे। तो इससे क्या होगा, एक सोशल बेस और सोशल कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा, और व्यापारियों को इनकम होगी। यहाँ के लोग मुग़ल साम्राज्य में भी क्या करेंगे, अनाज बेच सकेंगे, तो जो किसान होंगे उनको भी फायदा मिलेगा। तो दोनों साम्राज्य, अब जैसे है ना इंडिया और बांग्लादेश की दोस्ती है, तो मान लीजिए इंडिया और बांग्लादेश के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, तो उससे क्या होगा, अब बांग्लादेश की इकोनॉमी को भी फ़ायदा मिलेगा और इंडिया के भी इकोनॉमी को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इंडिया के व्यापारी क्या करेंगे, बांग्लादेश में जाकर अपना सामान बेच पाएंगे, और बांग्लादेश के व्यापारी इंडिया में आके अपना सामान बेच पाएंगे। बांग्लादेश के लोगों को इंडिया में भी जॉब मिलेगी, इंडिया के लोगों को जो स्किल्ड लोग होंगे वो बांग्लादेश में जाकर क्या करेंगे, हायर पोस्ट पर बैठेंगे। तो इससे क्या होगा, दोनों देशों का फायदा होगा। वही चीज़ यहाँ पर भी हुआ कि जब बाकी इतने बड़े एम्पायर को जब इसने ऑक्युपाई कर लिया, तो अब व्यापारियों के पास भी एक बड़ा मार्केट आ गया, लोगों के पास भी काम खोजने का या अपना सामान बेचने का एक बड़ा मार्केट आ गया। तो ट्रेड बढ़ा तो इकोनॉमी बढ़ी तो लोगों ने का एक्सेप्टेंस बढ़ता चला गया। समझ में आ रही कितना बड़ा इसने काम किया इस तरह से। तो अब 5वां पॉइंट लिखिए अकबर की राजपूताना पॉलिसी का। तो अभी तक तो हमने क्या देखा, अकबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि अकबर की पॉलिसी ने मुग़ल अम्पायर को फ़ायदा दिया, लेकिन राजपूतों को भी एक फ़ायदा मिला। क्या मिला लिखिएगा, एंड ऑफ बैटल्स ऑफ राजपूत्स रूलर्स among themselves। तो जो राजपूत आपस में लड़ा कर रहे थे एक दूसरे से कि अपनी अपनी टेरिटरी का एक्सपेंशन, जैसे मेवाड़ जैसलमेर पर अटैक कर रहा है, जैसे कलिंजर कहाँ पर क्या कहते हैं अंबर पर अटैक कर रहा है, तो राजपूत भी तो अपनी क्या कर रहे थे, अपना अपना टेरिटरी बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो इससे क्या हुआ, अब सभी राजपूत रूलर्स एक मुग़ल अम्पायर की छत्र छाया में आ गए, या तो दोस्त बनकर या सरेंडर करके। तो अब एक्सटर्नल मैटर तो किसके हाथ में आ गया, मुगल्स के हाथ में आ गया। अब जैसे मान लीजिए एक एरिया ये है, राजपूत 1, राजपूत 2, राजपूत 3, राजपूत 4, ये सब, तो ये सब क्या थे, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे। कोई किसी पर भी अटैक करके क्या करता था, अपनी एरिया को बढ़ाने का कोशिश करता था, और उसकी वजह से क्या होता था, इनके बीच में लगातार वॉर होते रहते थे। लेकिन जब ये सब के सब क्या हो गए, सब के सब किसके कंट्रोल में आ गए, किसके अंडर में आ गए, अंडर ऑफ मुगल अम्पायर,
अब मुगल अंपायर के अंडर में आ गए तो अब इनका एक्सटर्नल मैटर किसके हाथ में चला गया? मुगल। तो अब मुगल क्यों कहेंगे भाई तुम आपस में लड़ो? अकबर क्यों कहेगा कि तुम लोग लड़ो? अकबर कहेगा आप शांति से रहो, जितना जिसके पास एरिया है उतने में अपना राज करो, इंटरनल तुम लोग देखते रहो, एक्सटर्नल तुम अकबर के हाथ में है। तो जो राजपूत रूलर्स के बीच में आपसी लड़ाई हुआ करती थी वो ख़त्म हो गई। और हमें ये पता है कि आपसी लड़ाई जब होगी तो एक दूसरे के क्या होंगे? लोग मारे जाएंगे, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती चली जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा औरतें क्या होंगी? वीडो होती चली जाएंगी, साथ में इकोनॉमी का भी नुकसान होगा। तो क्या होगा? सोशल और इकोनॉमिक हर तरह का नुकसान है बैटल से। तो जब मुगल्स अंपायर के कंट्रोल में सब आ गए तो ये जो सोशल और इकोनॉमिक लॉस है ये खत्म हो गया। तो इससे क्या हुआ? इससे प्रजा को बहुत शांति मिली। क्या मिली? जो प्रजा थी, जो सिविलियन थे, उनको बहुत शांति मिली, क्योंकि भाई लॉस तो उन्हीं का होता था ना। सैनिक मारे जाएंगे तो सैनिक तो सिविलियंस में से ही चुन के लोगों को सैनिक बनाया जाता था। तो हमेशा जब युद्ध होता रहा है, और हमने पढ़ा है कि राजपूत इस तरह से थे कि भाई आज इस मतलब रामनवमी पर ये राज्य जीतना है तो कल उस रामनवमी पर वो राज्य जीतना है, साल में 1-2 युद्ध हो ही जाते थे। तो प्रजा को काफ़ी दिक्कत थी। और जब इस तरह होगा तो फिर व्यापार भी नहीं होगा, क्योंकि व्यापारी क्या करेगा? अब R1 वाला R3 के यहाँ अगर व्यापारी जाएगा तो वो व्यापार करने नहीं देगा, R3 वाला। R2 वाला R1 के पास व्यापार करने आएगा तो वो नहीं करने देगा। तो व्यापारियों के पास क्या था? एक लिमिटेड बाजार मौजूद था, वो भी नुकसान होता था। साथ में किसानों के पास भी अपने सामान को बेचने के लिए क्या था? लिमिटेड ही साधन हुआ करते थे, लिमिटेड बाजार था। तो इन सब चीज़ों से क्या होता था? बहुत ज़्यादा सोशल और इकोनॉमिक लॉस होता था। लेकिन अब जब सब एक छत्र छाया में आ गए तो अब कोई कहीं पर भी जाकर व्यापार करे और कोई कहीं पर भी जाकर रोजगार करे, कोई कहीं पर भी जाकर अपना अनाज बेचे, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। इससे व्यापार बढ़ा, लोगों की लाइफ वॉर कम होने से या ख़त्म हो जाने से लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, एक खुशी और संपन्न परिवार हुआ। तो ये क्या था? यहाँ राजपूतों को भी बहुत फायदा मिला इसकी वजह से। समझ में आई बात? 6th पॉइंट लिखिए। लार्ज नंबर ऑफ राजपूत्स, लार्ज नंबर ऑफ राजपूत्स, ऐसे लिखिएगा, राजपूत रूलर्स, लार्ज नंबर ऑफ राजपूत रूलर्स वेयर employed at Mughal court, even they employed in Mughal court, even they played important role in policy making. Even they played important role in policy making. तो पॉलिसी जब बनेगी राजपूत रूलर्स के इंटरफेरेंस से, तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगी? राजपूत को फ़ायदा पहुंचाएगी। और सिर्फ राजपूत को ही क्यों, अगर आप देखो एक कम्युनिटी बेसिस पे तो पूरी की पूरी हिंदू कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंचाएगी। ठीक है? तो कहीं ना कहीं इससे राजपूत को भी फ़ायदा पहुंचा, मुस्लिम्स को भी फ़ायदा पहुंचा, हिंदुओं को भी फ़ायदा पहुंचा। तो एक समाज में क्या हुआ? एक सेकुलर समाज या हिंदू मुस्लिम का एक मिला जुला समाज जो सबकी
हितों की रक्षा करती हुई पॉलिसी बनी, जिससे सबको फायदा मिला और हर कोई क्या हुआ, उससे उसका लाभ लिया, हर किसी को उसका मिला, उसका लाभ मिला। ठीक है, नेक्स्ट 7th पॉइंट लिखिएगा, वाया राजपूतानाज अकबर मेड हिज रीच, अकबर मेड हिज रीच REACH रीच अप टू गुजरात एंड डेक्कन। तो राजपूत यानी राजस्थान के जस्ट बगल में गुजरात, गुजरात के बाद यानी कि आप डेक्कन में पहुंच गए गुजरात के बाद, तो वहां से इसको गुजरात में एंट्री करने का और गुजरात के बाद डेक्कन में एंट्री करने का रास्ता मिल गया। तो अकबर को और फायदा मिला, यानी अपना एक्सपेंशन, और साथ में एक्सपेंशन के साथ साथ क्या है, कमांडर्स भी तो मिल गए राजपूत जैसे वीर, और क्या कहते हैं युद्ध में कुशल कमांडर्स, वॉर लड़ने वाले कुशल कमांडर्स मिले, और इनको यहाँ का सीजन, यहाँ का नेचर, यहाँ का क्लाइमेट, कब किस सीजन में कहाँ वॉर करना है, हर चीज़ तो इनको पता थी। भाई हुमायूं का शेर शाह से हारने का सबसे बड़ा रीजन क्या था, हुमायूं को अंदाज़ा ही नहीं लगा रेनी सीजन का। और बैटल ऑफ चौसा में क्या हुआ, अगर बारिश नहीं हुई होती तो हुमायूं के ऊपर शेर शाह सूरी अटैक ही नहीं किया होता। बारिश आई, बाढ़ आई, उसमें उसकी सेना का ध्यान भटका, हुमायूं ने, शेर शाह ने अटैक कर दिया, हार का मुंह देखना पड़ा। वही हाल कन्नौज में भी हुआ हुमायूं के साथ। तो ये, लेकिन यहाँ के जो लोकल राजपूत कमांडर्स हैं उनको तो एक एक सीजन का हर एक चीज़ पता है, कब बारिश होनी है कब नहीं होनी है, वो तो बादल देख के अंदाज़ा लगा लें। तो कब कौन सा युद्ध करना है, कब किससे युद्ध करना है, वो सारी चीज़ें अब अकबर को किसके थ्रू पता चल रही है, यहाँ के लोकल राजपूत रूलर्स के थ्रू पता चल रही है। और इससे क्या हुआ, मुग़ल एम्पायर को फ़ायदा मिला, एक तो मजबूत कमांडर्स, साथ में उनके साथ अच्छी पॉलिसी, और तो और युद्ध विद्या में या यूँ कहें कि वॉरफेयर में एक कुशल, हर चीज़ की जानकारी के साथ, कैसे सेना लगानी है, कितनी सेना लगानी है, किस सीजन में वॉर करना है, सब कुछ उनको पता, और किस एरिया में वॉर करना है, हर चीज़ उनको पता थी। तो इससे मुग़ल एम्पायर का एक्सपेंशन बहुत तेज़ी से हुआ। तो ये आपको क्या है, 7 पॉइंट्स आपके मेन हैं, जिसको आप लिख सकते हो क्या, द बेनिफिट्स ऑफ द राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर टू द मुग़ल एम्पायर के रूप में। इसमें आप अपने से जोड़, जैसे मैंने इकोनॉमिक के बारे में बताया, उन सब पॉइंट्स को आप चाहोगे तो इसमें जोड़ सकते हो। रिलीजियस पॉलिसी या कैसे मासेस बढ़ गए, तो एक्सप्लेनेशन है वो, इन सब पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन है, जो आप अगर होने को तो आप इतना लिख के आ जाओगे तो भी आपका क्या हो गया, 100 वर्ड से 120 वर्ड के बीच में तो हो ही जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप एडअप करना चाहो तो करो, अगर 15 नंबर का क्वेश्चन आ गया 150 मार्क्स में तो आप उसको एडअप कर दो, नहीं 10 ही नंबर में है तो आप इसलिए। लेकिन हाँ, डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं आएगा, डायरेक्ट कभी नहीं क्वेश्चन आएगा। ये असर्शन रीजन में प्री में आएगा तो असर्शन रीजन में आएगा, और मेंस में आएगा तो 2-3 चीज़ों को मिलाकर। तो आपको ये 7 पॉइंट को हो सकता है वहाँ पर 2 से 3 पॉइंट में ही कॉन्साइज करना पड़े। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा, अभी तक हमने क्या देखा कि अकबर ने जब अपना मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट शुरू किया, यानी मिलिट्री कैंपेन, क्या किया, मिलिट्री कैंपेन शुरू किया, तो
उस मिलिट्री कैंपेन को अकबर के हम कितने भागों में, 3 भागों में हमने डिवाइड किया था। पहला था नॉर्दर्न इंडिया का कैंपेन, जिसको हमने यहाँ पर ख़त्म कर लिया। इस नॉर्दर्न इंडिया में हमने क्या देखा, सेज ऑफ चित्तौड़ देखा। उसके बाद क्या देखा था, मालवा का कॉन्क्वेस्ट देखा था। उसके बाद क्या देखा था, जौनपुर का देखा था, जौनपुर और चुनार एक साथ था। उसके बाद गोंडवाना था। गोंडवाना के बाद फिर क्या आया, उज्बेक रेबेलियन, उज्बेक रेबेलियन। और फिर उसके बाद आ गया राजपूत पॉलिसी। और इस राजपूत पॉलिसी के 2 हिस्से, एक मैट्रिमोनियल अलायंस और एक है बाई पावर या बाई वॉरफेयर, बाई वॉरफेयर। इस मैट्रिमोनियल अलायंस में हमने देखा अंबर के राजा, क्या अंबर के राजा कौन थे, भारमल, अंबर के राजा भारमल। और बाई वॉरफेयर में हमने क्या देखा, रणथंबोर, रणथंबोर को देखा। रणथंबोर के बाद फिर कलिंजर था, फिर कलिंजर के बाद जैसलमेर था, ये सब। और लास्ट में बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। इस तरह से हमने क्या देखा कि अकबर का नॉर्दर्न इंडिया का कॉन्क्वेस्ट, यानी कि पूरा का पूरा देखा जाए तो राजस्थान वाला एरिया और पंजाब और इसके पास था ही था, तो ये पूरा ये यूपी बिहार, यूपी तक का एरिया, साथ में पंजाब हरियाणा और ये पूरा राजपूताना क्या हो गया, अकबर के कंट्रोल में आ गया। अगर आप इसको थोड़ा देखना चाहो, एनालाइज करना चाहो, तो आप इसको इस तरह एनालाइज कर सकते हो। 1 मिनट मैं आपको दिखा रहा हूँ, कहाँ गया, हाँ ये देखिए। अगर आप इसको एनालाइज करना चाहो तो इस मैप के थ्रू आप एनालाइज करो। तो देखिए ये रहा दिल्ली, ये रहा आगरा, तो यहाँ से अब ये एरिया इसके हाथ में था ही था, पंजाब वगैरह। तो ये रहा, इसमें देखिए अजमेर है, जयपुर है, ठीक है। और ये मेवाड़ का आपको हिस्सा, मेवाड़ प्लेट्यू आपको पता ही है। तो ये पूरा का पूरा समझिए, पूरा राजस्थान, ये उदयपुर वगैरह, ये पूरा हिस्सा अब किसके हाथ में है, अकबर के हाथ में। यहाँ से यहाँ तक, गुजरात अभी छोड़ दीजिए। तो ये पूरा हिस्सा, इतना बड़ा हिस्सा, ये पूरा, अब ये मालवा प्लेट्यू भी तो इसके हाथ में आ गया, ठीक है। इधर चुनार, और देखिए मिर्ज़ापुर के पास चुनार और जयपुर है, तो ये भी हिस्सा इसके पास आ चुका है। मिर्ज़ापुर के पास चुनार और है, और जौनपुर ये बनारस के पास, ये देखिए जौनपुर, तो जौनपुर आ चुका है, चुनार आ चुका है। तो ये पूरा का पूरा ये यूपी भी इसके हाथ में आ चुका है। इधर रणथंबोर वगैरह, देखिए जैसलमेर भी इसके हाथ में आ चुका है। हमने लिखा था जैसलमेर के राजा ने सरेंडर कर दिया था, ठीक है। अगर आप बड़े मैप में देखो नॉर्थ इंडिया के, तो यहाँ आपको दिखेगा ये जयपुर, जो खैर इसमें तो खैर ये जोधपुर वगैरह है, तो इसमें तो नहीं आ पाएगा। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, तो ये सब पूरा इतना बड़ा एरिया, ये और इधर ये, ऐसे पूरा इतना बड़ा एरिया, ये सब पंजाब वगैरह इसके हाथ में आ चुका था। अब एक बहुत बड़ा साम्राज्य इसके पास था। अब ये मूव करेगा अपने नेक्स्ट पॉलिसी की तरफ। नेक्स्ट पॉलिसी मतलब अब कहाँ जाएगा ये, गुजरात को जीतने। किसको जीतने जाएगा अब ये, राजस्थान के बाद, या राजस्थान के जीतने के समय ही ये गुजरात की तरफ कूच कर चुका रहता है। कहा देखा जाए तो एक तरह से हल्दी घाटी से पहले ये गुजरात जीत चुका रहता है। हल्दी घाटी के, मैं कहा ना कि 1570 में मेवाड़ को छोड़कर पूरा राजस्थान इसके हाथ में था।
तो मेवाड़ को कुछ दिन तक ये छोड़ देता है। कितने? 6 साल में छोड़ देता है, और 6 सालों में वो गुजरात वगैरह एरिया ये जीत चुका रहता है। गुजरात वगैरह, डेक्कन वगैरह के एरिया की तरफ ये मूव कर जाता है। उसके बाद फिर लौट कर आता है मेवाड़ पर, लेकिन नॉर्थ वाले हिस्से में, इसलिए हमने उसको वहाँ पर पढ़ लिया। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट अगले कॉन्क्वेस्ट के ऊपर, तो वो होगा कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात। ठीक है, चलिए।